एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारे कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 1 सीए इंटर ऑडिट का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स एंड व्हाट इट डज नॉट। ये दोनों ही चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर 1 में दिया है स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। ये है पेज नंबर 1.10 पर दिया हुआ है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। स्कोप मतलब कि क्या क्या ऑडिट में करना चाहिए और क्या ऑडिटर कर नहीं सकता है, उसकी कैपेबिलिटी के बाहर की चीजें हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर समझाई गई है। ये आपको पूछ सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना भी है और अच्छे से याद भी रखना चाहिए। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें स्कोप के बारे में बताया, वो फटाफट देख लेते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कोप रिफर्स टू रेंज और रीच ऑफ समथिंग। क्या करना है वो, उसके लिए रेंज जो दी गई है जहां पर भी हमें पहुंचना है उसके लिए। The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements. Users of financial statements may be shareholders, employees, customers, government, and regulatory authorities, bankers, etc. ये सारे उनके यूजर्स हो सकते हैं, तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सके उसके लिए ऑडिट किया जाता है, राइट। तो ऑडिट में ऐसा स्कोप होना चाहिए कि जिससे इन लोगों का कॉन्फिडेंस सच में बढ़े, उनका जो पर्पस है वो सच में सर्व हो पाए। Enhancing of degree of confidence is achieved by the expression of an opinion by the auditor on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव ऐसे 200 में दिया हुआ है जो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ये यहाँ पर समझाया है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मींस अ फ्रेमवर्क adopted in the preparation and presentation of the financial statements that is acceptable in view of the nature of the entity and the objective of the financial statements or that is required by law or regulation। जो एंटिटी और उनके जो ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है, वो दोनों ही अचीव हो सके ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, या फिर एप्लीकेबल बाय लॉ और रेगुलेशन भी हो सकता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हर कंपनीज को शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो शेड्यूल 3 है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो जाएगा। एस इंडेस भी कवर अप हो जाएंगे उसमें। For example, in case of companies in India, financial reporting framework is provided under Schedule 3 of Companies Act 2013। तो आपके लिए ये जो बॉक्स और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू के लिए। ये ऊपर का पैराग्राफ आपको फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है, बट ये दोनों चीजें आपको ये दोनों चीजें पढ़नी रहेगी, राइट। चलिए, फिर दिया है फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी की सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर अप करेंगे ऑडिट के लिए, बट वो जो सारी एस्पेक्ट्स होगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती होनी चाहिए। अगर प्योरली ऑपरेशनल आइटम है, प्योरली ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, तो वो हम कवर अप नहीं करेंगे। Audit of financial statements should be organized adequately to cover all aspects of the entity relevant to the financial statement being audited। राइट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है वो सारी ही एस्पेक्ट्स हम ऑर्गेनाइजेशन की कवर अप करेंगे। परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटीज, वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो सारी हमें देखनी रहेगी। सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, एविडेंसेस मिलेंगे, उसी के बेसिस पर हम एक अपने ओपिनियन पर आएंगे। तो उसके लिए हमें रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन चेक करनी रहेगी। उसके लिए वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, वेरियस इंक्वायरी, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं। The auditor should be reasonably satisfied that information contained in underlying accounting records and other source data like bills, vouchers, documents, etc. is reliable and sufficient basis for preparation of financial statement। जिस बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है वो सारी ही इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। तो वो सारा ही डेटा, वो सारी ही इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे, तो वो बराबर है या नहीं वो हमें देखनी रहेगी, रीजनेबली बराबर है या नहीं वो देखेंगे। The auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting system and internal control and by carrying out appropriate tests, inquiries and procedure। ऑडिटर को जजमेंट लेना होगा कि क्या सफिशिएंट है, क्या रिलायबल है।
वो सिचुएशन टू सिचुएशन, क्लाइंट टू क्लाइंट, इवन ईयर टू ईयर भी चेंज हो सकता है। उसके लिए हम अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को समझना है कि वो कितने अच्छे हैं, वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं, वो सिस्टम कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके बेसिस पर हम जजमेंट ले पाएंगे कि ये रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं, कि या फिर कितना रिलायबल या फिर कितना सफिशिएंट होगा, राइट। वो जो जजमेंट है वो ऑडिटर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। वो कैसे है उसके बेसिस पर ही ये डिसाइड किया जाएगा। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे ऑडिट में पढ़ेंगे भी सही कि किस तरह से करना रहेगा। यही सारी हमारी प्रोसीजर बन जाएगी जो हम इन डिटेल समझने वाले हैं। चलिए, and third point is proper disclosure of financial information. The auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in financial statements. He should also keep in mind applicable statutory requirements in this regard. स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो डिस्क्लोजर करने की है, प्रेजेंटेशन की है, वो भी बराबर हुई है या नहीं। आपने एएस वगैरह अगर पढ़े होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, शेड्यूल 3 पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि कुछ डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो वो जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो बराबर फुलफिल हुई है या नहीं, वो भी देखना रहेगा। जितनी भी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए वो हुई है या नहीं, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि डिस्क्लोजर्स जितने इन डिटेल होंगे उतना ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो वो इस तरह से होना चाहिए, तभी वो हेल्पफुल हो सकता है। It is done by ensuring that financial statements properly summarize transactions and events recorded therein, and by considering the judgments made by management in preparation of financial statement. उसमें हमें ये भी देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के अंदर के रिलेवेंट जो जजमेंट्स वगैरह है वो सारा बराबर है या नहीं, वो बराबर समराइज हुए है या नहीं, और उसी के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए है या नहीं, वो सारी चीजें हमें देखनी रहेगी। The management responsible for preparation and presentation of financial statements make many judgments in this process of preparing and presenting financial statements. Financial statement में बहुत सारे जजमेंट्स लगते हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की रहती है, राइट। ऑडिटर सिर्फ ऑडिट करता है। तो वो जो प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में बहुत सारे जजमेंट्स बनाए होंगे मैनेजमेंट ने, तो वो जजमेंट्स हमें देखना है कि वो जजमेंट्स बराबर है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेल्फ ऑप्शन देता है कि आपको कौन सी मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन करना है या इन्वेंटरी वैल्यू करना है, तो उसमें जजमेंट एस्टिमेट्स लगे होते हैं, तो वो बराबर है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, वो हम देखेंगे। For example, choosing of appropriate accounting policies in relation to various accounting issues like choosing method of charging depreciation on fixed assets or choosing appropriate method for valuation of inventories. Clear? The auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies by management, whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis. Accounting policies जो भी है, राइट, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन एंड उनका जो एप्लीकेशन है वो बराबर है या नहीं, वो हमें देखना रहेगा। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं या नहीं, और जो एप्लीकेशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ईयर टू ईयर बेसिस, पीरियड टू पीरियड बेसिस, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अकाउंटिंग का। वो एक एजम्पशन है कि वो कंसिस्टेंटली ही फॉलो हो रहा है, राइट। इसीलिए वो कंसिस्टेंसी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज में होनी चाहिए, वो भी ऑडिटर को देखना रहेगा। Understand the financial statements of an entity are prepared on historical financial information basis. जो भी ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है और उसे ही हम वेरीफाई करते हैं, राइट। इसीलिए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, जो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स, उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर entity derived primarily from the entity's accounting system about economic events occurring in the past time period or about economic conditions or circumstances at point in time in the past. पास्ट के कोई पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट, इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन पास्ट टाइम पीरियड्स, वो पीएनएल में से रिफ्लेक्ट होते हैं, जितने भी इवेंट्स हुए, ट्रांजैक्शंस हुए फॉर द पीरियड, राइट। एंड इकोनॉमिक कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस एट पॉइंट इन टाइम, मतलब कि बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च के लिए होती है, राइट। तो जिस भी अगर हम 22-23 की बात करें तो
उसका ऑडिट 31 मार्च 23 के बाद ही हुआ होगा, या फिर अब 23-24 चल रहा है तो 31 मार्च 24 के बाद ही 23-24 का ऑडिट पूरा कंप्लीट होगा, उसी के बाद ओपिनियन दिया जाएगा। तो जो पास्ट पीरियड हो गया ना, क्योंकि 31 मार्च के बाद अगर हम ओपिनियन देने वाले हैं तो अप्रैल में जून में जब भी हम ओपिनियन देंगे तो वो पास्ट पीरियड हो गया कि 31 मार्च 24 तक की बैलेंस शीट है, या फिर 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट है, या 31 मार्च 24 तक का जो पीएनएल है, राइट, वो बराबर है या नहीं, उसके ऊपर हम ओपिनियन देते हैं। तो वो पास्ट पीरियड हो गया, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाएगी, राइट। For example, when purchases and sales are reflected in financial statements of an entity, these are examples of historical financial information. These are about transactions which have occurred in past, right? ऑडिट जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है वो बराबर हुआ है या नहीं, वो ओपिनियन उसके ऊपर ओपिनियन दिया जाता है। सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज लॉजिकल दैट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो बेस्ड अपॉन सच हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देयरफॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल। यहाँ पर जो स्कोप है उसमें तीन चीजें कवर अप हुई है। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सारी एस्पेक्ट्स को कवर अप करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट हो। सेकंड, सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें चेक करना है कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं और वो सफिशिएंट है या नहीं, वो उसके लिए ऑडिटर को जजमेंट लेना रहेगा। एंड थर्ड वन, डिस्क्लोजर्स जो हुए हैं वो सब कुछ बराबर है या नहीं, उसके लिए जो मैनेजमेंट ने जजमेंट्स लिए हैं या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्होंने जो अप्लाई की है सिलेक्ट की है वो भी बराबर है या नहीं, वो देखना रहेगा। ये स्कोप में इंक्लूड होता है। अब स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, ये भी हमें समझना है कि क्या उसमें कवर अप नहीं होगा। Auditor is not expected to perform duties which fall outside domain of his competence. For example, physical condition of certain assets like that of sophisticated machinery cannot be determined by him. कुछ चीजें ऐसे भी हो सकती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है बट इट इज नॉट इन कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर, वो ऑडिटर खुद चेक नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए दूसरे एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जो असेट है उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, क्या वो एज असेट दिखाना चाहिए या उसे राइट ऑफ कर देना चाहिए, वो ऑडिटर को उसकी कंडीशन देख के पता नहीं चलेगा, वो उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ चीजों के बारे में पता चल जाए, सारी चीजों के बारे में पता चले ऐसा जरूरी नहीं है। Similarly, it is not expected to form an audit from an auditor to determine suitability and life of civil structure like buildings. This require different skills which may be performed by qualified engineers in their respective fields. कोई भी बिल्डिंग है तो उसकी suitability क्या है, लाइफ क्या होगी, वो शायद ऑडिटर डिटरमाइन ना कर पाए, तो उसके लिए इंजीनियर जो है वो एक्सपर्ट माना जाएगा और उसी की हेल्प ली जाएगी, राइट। An auditor is not an expert in authentication of documents. The genuineness of documents cannot be authenticated by him because he is not an expert in this field. जो भी डॉक्यूमेंट्स तो हमें वेरीफाई करने ही होंगे, परचेस बिल, सेल्स बिल, एक्सपेंस का बिल होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करने हैं, बट वो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, वो हमें पता नहीं चल सकता, क्योंकि अब तो एआई की हेल्प से कुछ भी डॉक्यूमेंट फर्जी बनाना कुछ इजी काम है, राइट, वो कोई भी कर सकता है। तो उसकी जेन्युइननेस है वो ऑडिटर हर बार चेक नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसी चीजें कुछ हिंट मिलेगी तो पता चल पाएगा, बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो वहां पर वो पूरे स्कोप में नहीं आएगा कि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं, राइट, क्योंकि ऑडिटर उसके लिए एक्सपर्ट है ही नहीं। An audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. He does not have any specific legal power of search or recording statement of witness on oath which may be necessary for carrying out an official investigation. ऑडिट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये कि यहाँ पर कुछ गलत है और वो गलत को ढूंढना, जबकि ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत को ढूंढना नहीं है, उसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि वो बराबर है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ गलत है तो बताना है, बट जरूरी नहीं है हमारा जो परसिव्ड माइंड, हम प्रीडिटरमाइंड माइंड लेकर नहीं जाएंगे कि इसमें कुछ गलत है और वो हमें ढूंढना है, उसमें गलत है या नहीं उसके लिए हमें अश्योरेंस लेना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसलिए हम किसी को वो शपथ या फिर ओथ लेकर हमेशा नहीं कहवाएंगे कि जो बोलेगा वो सही बोलेगा, राइट, वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर गलत भी कुछ हो सकता है और वो सारी चीजें ऑडिटर ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पहले से फ्रॉड है, फ्रॉड ढूंढने के लिए नहीं ऑडिट किया जाता।
Audit is distinct from investigation. Investigation is a critical examination of the accounts with a special purpose. For example, if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes character of investigation. जब सस्पेक्ट है कि यहाँ पर फ्रॉड है, शायद है, तो वो फ्रॉड है या नहीं उसके लिए अकाउंट्स अगर चेक करवाए जा रहे हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन कहलाया जाएगा. The objective of audit, on the other hand, as has already been discussed, is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है या नहीं, उसके ऊपर हमारा ओपिनियन देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो उसमें फ्रॉड डिटेक्ट करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. Right? The scope of audit is general and broad, whereas the scope of investigation is specific and narrow. Investigation है वो specific and narrow है कि हाँ यहाँ पर fraud है तो आपको वही ढूंढना है, जबकि audit को overall financial statement verify करने हैं और उसमें reasonable assurance लेना है कि financial statement are free from material misstatement or not. So scope of the audit is broader than investigation, right? तो ये जो investigation और ऑडिट के बारे में डिफरेंस भी यहां से पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए. और ऊपर भी ये एक तो हमें ये बात बताई कि कुछ चीजें ऐसी होगी कि जो ऑडिटर की कॉम्पिटेंस के बाहर की होगी, तो वहां पर ऑडिटर वहां पर वो काम ऑडिटर नहीं करेगा, उसके लिए एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं. दूसरा ऑडिटर है वो जेन्युइननेस या फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो टेस्ट नहीं कर पाएगा, वो उसके स्कोप में नहीं आएगा. एंड थर्ड, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि वो उसमें सारी ही गलत चीजें हैं वो ढूंढना उसका काम नहीं होगा. ये तीनों चीजें स्कोप ऑफ द ऑडिट में कवर अप नहीं होती है, उसमें से एक्सक्लूड की गई है. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना रहेगा. स्कोप, व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, दोनों ही चीजें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए. राइट? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं. आपको सजेशन रिव्यूज हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं. राइट? ये था हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर वीडियो. होप यू आर क्लियर विथ इट. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट डिस्कस करने वाले हैं, जो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए भी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.